नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके मुद्दे में आज बात 2023 की रणनीति की, इसको बनाने में दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की दिल्ली में हुई बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनी है। बैठक में 2018 विधानसभा चुनाव के बाद प्रदेश में पार्टी की हालत पर चिंता जताई गई। साथ ही बीजेपी नेताओं को प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दों के आधार पर आक्रामक होने को कहा गया। वहीं कांग्रेस भी आक्रामक मोड है। 4 मई से सीएम भूपेश बघेल विधानसभावार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली में आला कमान से मुलाकात कर 2023 की चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि संघ के मंत्र से छत्तीसगढ़ बीजेपी को धार मिलेगी, आंदोलन से बीजेपी के प्रति बढ़ेगा विश्वास और सीएम के विधानसभा वार दौरे से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। आज इसी पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आप देखिए। दिल्ली में मंथन से क्या निकला? 2023 की चुनौती को बीजेपी कैसे करेगी पार? 2023 में किसकी रणनीति होगी कारगर? मिशन 2023 के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कस ली है। 4 मई से सीएम विधानसभा वार यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका रोड मैप बन गया है। इस दौरान सीएम प्रदेश की सभी 90 सीटों का दौरा करेंगे। सीएम के औचक दौरे से विकास का सही आकलन होगा। जानकारी होने पर प्रशासन काम करा सकता है। ऐसे में कमियों के बारे में पता नहीं चल पाएगा। सीएम को जमीनी स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। सरकार के प्रति जनता का रुख पता चलेगा। सीएम अपनी इस यात्रा से एक तीर से कई बातों को साधने की कोशिश करेंगे। दौरे का पहला चरण बस्तर और सरगुजा संभाग से होगा। बलरामपुर से ये दौरा शुरू होगा और सभी 90 सीटों पर होगा। अपने दौरे के दौरान सीएम जनता से सीधा फीडबैक लेंगे। दौरे में सीएम सरकारी योजनाओं का हाल जानेंगे। जहां गड़बड़ी होगी वहां कार्रवाई हो सकती है। लापरवाह अफसरों पर गाज गिर सकती है। विधायकों के काम का भी आकलन हो पाएगा। दौरे के दौरान विधायकों के बारे में फीडबैक मिलेगा। तो वहीं 2018 के बाद प्रदेश में लगातार हो रही बीजेपी की हार और मिशन 2023 के चुनाव को लेकर दिल्ली में गुरुवार को आला कमान के साथ प्रदेश बीजेपी नेताओं की मंथन बैठक हुई। बैठक में 2023 के चुनाव में बीजेपी को कैसे जीत मिले, इस पर रणनीतिक चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि 2023 का चुनाव बीजेपी किसी चेहरे पर नहीं लड़ेगी। चुनाव से पहले या बाद में चेहरे का ऐलान होगा। क्या पीएम मोदी के नाम पर ही 2023 का चुनाव लड़ेगी बीजेपी? संगठन में गुटबाजी को खत्म करने का निर्देश दिया गया है, तो वहीं सरकार के खिलाफ आक्रामक होने को कहा गया है। जनता से जुड़े मुद्दों के आधार पर आक्रामकता लाने को कहा गया है। चुनाव से पहले संगठन में भी परिवर्तन होने की उम्मीद है। कुछ बड़े नेताओं के कार्यक्रम भी तय किए जा सकते हैं। विशेषकर आदिवासी अंचल बस्तर सरगुजा संभाग पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों का फोकस बस्तर और सरगुजा संभाग पर है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी को यहां जहां बड़ी हार मिली थी, वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने में इस संभाग का बड़ा योगदान था। सीएम भी अपनी यात्रा इसी संभाग से शुरू कर रहे हैं। बीजेपी की बैठक में भी इसी क्षेत्र पर फोकस किया गया है। दोनों ही पार्टियां चुनाव से पहले आक्रामक मोड में हैं। देखने वाली बात होगी 2023 में किसकी आक्रामकता जनता को पसंद आती है। टीम न्यूज स्टेट। और चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय करा देता हूं। आवेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव चक्रवर्ती जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। और अमित श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, क्या मंत्र मिला दिल्ली से, क्योंकि पार्टी लगातार कमजोर है? ये एक आपके पास ऑप्शन था कि किसी तरह से एक बूस्टर डोज मिल जाती उपचुनाव में, वो भी हार गए सर। तो कुछ हौसला बचा है छत्तीसगढ़ के अंदर या नहीं? नहीं, ये आपका आकलन है कि बूस्टर डोज मिला है या पार्टी की हालत कैसी है? पार्टी की हालत बहुत अच्छी है। और सुनने में तो यही आया, थोड़ी वहां पर डांट पड़ी है आप लोगों को कि बहुत कमजोर स्थिति में आ गए आप लोग। वो आपके पास ऐसा कोई सूत्र है क्या कि डांट पड़ी है? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ सर आपसे, मैंने कंफर्म करके थोड़ी बताया, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। कोई डांट नहीं पड़ी। ये सहज और सरल और व्यवहारिक जो बातें होती है, आलाकमान और प्रदेश स्तर के नेताओं के बीच का जो सेतु संवाद होता है, वो समय समय पर संवाद होता है।
तो आपके सूत्र कुछ कह देते हैं टीआरपी बढ़ाने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया है और बहुत आनंदमय वातावरण है। और अश्वमेघ की घोड़े को तैयारी है, अश्वमेघ का घोड़ा चल चुका है छत्तीसगढ़ की ओर। और जैसा आप कहते हैं कि वो नियमित रूप से जो बैठक होती है, बीएल संतोष जी हमारे संगठन महासचिव है, तो चिंता होती है छत्तीसगढ़ की, तो उन्होंने कहा और पार्टी बिल्कुल एक सूत्र में पिरोया हुआ है। और मुझे तो चिंता हो रही कांग्रेस के मित्रों की, भूपेश बघेल जी डर के मारे पहले से ऐलान कर दिए कि कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, 110 पन्ने का एक एफिडेविट भरना होगा, कलेक्ट्रेट में वीडियोग्राफी करनी होगी, कितनी संख्या में धरना। वो डरकर अभी से रणछोड़ दास बन गए भूपेश बघेल जी कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं। आप देखिएगा रायपुर के चौक चौराहे पे धरना प्रदर्शन करती महिलाएं, विद्युत संविदा कर्मचारी, नए राजधानी में किसान, ये तमाम लोग आक्रोशित है। और ये केवल रायपुर जिले की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश में एक अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। और भूपेश बघेल जी बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए हैं। तो वो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आने वाली है। और राजनीतिक रूप से कितने डरे हुए हैं कि सारा उन्होंने धरना प्रदर्शन घोषित रूप से बंद करवा दिया कि कोई धरना प्रदर्शन करेगा ही नहीं। तो ये लोकतांत्रिक प्रदेश में ऐसा अजूबा प्रदेश है। ये कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अघोषित आपातकाल चला रही है, लेकिन देखिए अघोषित आपातकाल तो छत्तीसगढ़ में लग रहा है। छत्तीसगढ़ के में धरना प्रदर्शन बंद, छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर बात करना बंद, छत्तीसगढ़ के चुनिंदा पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया है। आप कोई आरटीआई लगाएंगे तो आपके ऊपर खुफिया पुलिस लग जाएगी। तो इतने डरे सहमे हुए मुख्यमंत्री, बड़ा आनंद आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी धरना प्रदर्शन से डर गए हैं। मुख्यमंत्री जी विपक्ष का गला घोटने के लिए उनके नेताओं के ऊपर तमाम तरह का दबाव डलवा रहे हैं। तो ये स्थिति है। और देखिए राजीव जी कोई ऐसे बात भी तो बताइए सर, जो सवाल है कि क्या मंत्र मिला वहां से, आप लोग जीतेंगे कैसे, क्या रणनीति है, क्या लीडरशिप में कोई बदलाव है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, रमन सिंह को दोबारा आगे करेंगे, ये भी तो थोड़ा बताइए, इन पर भी बात कीजिए सर थोड़ा सा। अगर सारी चीजें बेकार हैं, इमरजेंसी लगी हुई है छत्तीसगढ़ में, तो फिर चुनाव विड्रॉ कर लीजिए, फिर कैसे चुनाव लड़ पाएंगे आप लोग? नहीं चुनाव तो लड़ेंगे। देखिए कैसे लड़ेंगे सर जब इमरजेंसी लगी हुई है यहाँ पर? बिल्कुल इमरजेंसी लगी हुई है और डर दिखा रहा है कांग्रेस पार्टी का। और ये कांग्रेस पार्टी का वर्ग चरित्र है कि जब उसको लगता है कि विपक्ष एकजुट हो रही है, विपक्ष ताकतवर हो रही है, तो 1974 में आपातकाल लगा देते हैं या दुनिया भर की धाराएं लगा देते हैं। तो उससे हम डरने वाले नहीं है, हम क्यों डरेंगे? हमारे विपक्ष दिखना भी तो चाहिए सर। अभी तो लास्ट जो आप कह रहे थे ताल ठोक के कि सेमीफाइनल है, हम बता देंगे खैरागढ़ में, आप तो हार गए, वहां पर बड़े मार्जिन से हार गए। देखिए सत्ताधारी दल थे, 16 प्रकार की हमने चुनाव आयोग में शिकायतें की, ना हमको मैदान मिला, साड़ी कंबल बांटते रहे। तो हमको वो विजयश्री, हम उनको मुबारक देते हैं। वो साड़ी कंबल शराब बांटकर और लोगों को धमका चमका कर वोटिंग कराए। जिले का आखिरी में 27 बिंदुओं का वो घोषणा पत्र लाना पड़ा उपचुनाव में। ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा पहली बार तो आगे भी लाएंगे सर, वो तो घोषणा पत्र भी आएगा। चुनाव तो घोषणा पत्र पर ही लड़ा जाता है, इसलिए तो मैं कह रहा था सर आपसे, फिर विड्रॉ करेंगे क्या सर? क्योंकि सारी कमियां आपने गिना दी, लेकिन पार्टी की क्या रणनीति है वो नहीं बताया सर एक बार भी। मैं तीसरी बार सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, क्या आपके पास चेहरा रणनीति क्या है सर? या तो आप कह दीजिए अभी बनी नहीं है, अभी और थोड़ा सा केंद्र से दिशा निर्देश आ जाए, उसके बाद शुरू करते हैं कुछ खेल। नहीं दिशा निर्देश है और ये तो रणनीति तो खुला हुआ है, खुली किताब है कि भूपेश बघेल सरकार की भय भू भ्रष्टाचार की नीतियों का हमें डटकर मुकाबला करना है, सदन से लेकर सड़क तक मुकाबला करना है। भूपेश बघेल जी जिस प्रकार से विपक्ष को आतंकित कर रहे हैं, जिस प्रकार आंदोलनकारी लोगों को आतंकित कर रहे हैं और जिस प्रकार से वो किसानों के साथ धोखा किए हैं, जिस प्रकार जनता से उन्होंने छल किया है, उनकी सरकार ने छल किया है शराबबंदी के नाम पर, अपराधीकरण के नाम पे, राजनीति का अपराधीकरण करके, तो जनता जवाब मांगने के लिए खड़ी है और जनता दे रही है कि हम जवाब देना चाहते हैं। मैं लौट रहा हूँ सर, मैं अमित जी के पास आ रहा हूँ। अमित जी, लगातार मुख्यमंत्री के अब दौरे शुरू होने वाले हैं और विपक्षी कहता है कि अगर असल तस्वीर देखनी है तो वाकई ये पहले ना बताया जाए कि हम दौरे करेंगे, वो फिर अचानक से ही हो सर, शायद ज्यादा बेहतर तस्वीर फिर दिख पाएगी। बहुत सम्मानित भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता का पहले मैं आधा सेकंड जवाब देना चाहता हूं, विथ योर परमिशन। मैं कहूं? जी बोलिए सर। जी देखिए, जिस प्रकार की तकरीर वो लगातार कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कमाल की बात है, इनके पांव के नीचे जमीन नहीं, लेकिन फिर भी इन्हें यकीन नहीं। छत्तीसगढ़ में भाजपा पूरी तरीके से मुद्दा विहीन हो चुकी है।
और पार्टी विद द डिफरेंस की बात करने वाली भाजपा में इतने डिफरेंसेस हैं। और जिस प्रकार से भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता राजीव जी अभी कह रहे थे, मैं उनकी पूरी बातें को सुन रहा था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा की स्थिति पूरी जिस प्रकार की इनकी इसमें विफलता, हताशा, निराशा और खुद भाजपा जो छत्तीसगढ़ में एक तमाशा बन के रह गई है। और जिस प्रकार से आपने रणनीति पूछी, इन्होंने रणनीति बता नहीं पाए हमारे सम्मानित प्रवक्ता, और लगातार ये कह रहे थे सब ठीक चल रहा है, 4 चुनाव हारते हैं साहब, उसके बाद भी सब ठीक होता है। ठीक है, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। अब आपने कहा रणनीति, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी रणनीति ये है कि हम 10 लाख कार्यकर्ता टारगेट लेते हैं और 19.5 लाख कार्यकर्ता पार्टी से जुड़ते हैं। इनके जैसे मिस कॉल वाले कार्यकर्ता नहीं है लोकेन जी। इन्होंने कहा था 56 लाख कार्यकर्ता हमने मिस कॉल से बनाए हैं, और जब वोट मिले तो इन्हें 32 लाख की वोट मिला। और जिस प्रकार से मैं तो हमेशा कहता हूं कि इनके कार्यकर्ता इनसे आज तक रूष्ट है। और मैं तो हमेशा कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। जिस प्रकार से इनके कार्यकर्ता इनसे चिढ़े बैठे हैं, इनके पूर्व अध्यक्ष ने कहा था हमारे कार्यकर्ताओं ने हमें चुनाव हरा दिया। अब मैं रणनीति की बात करता हूं। आपने कहा रणनीति बताइए, मैं आपको बताता हूं कि हमने पिछले बार भी लगातार 15 साल हमारे कार्यकर्ताओं ने रण को लड़ा है, और एक नीति और रणनीति बना के मैन टू मैन मार्किंग करके हमने छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक और शानदार जीत दर्ज की है। हमने अभी 23,737 बूथों हमने बनाया है, और पूरे प्रण के साथ दोबारा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उसका रीजन ये है लोकेन जी कि एक नवा छत्तीसगढ़ का जो सोपान, जो स्वाभिमान और न्याय के 3 साल अभी गए हैं, उसमें छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे काम को सराहा है, और 4 उपचुनाव में लगातार हमें जीत दर्ज कराई है। उनका आशीर्वाद और विश्वास हमें मिला है। और 4 मई से जो रोड मैप अभी हमारे मुख्यमंत्री जी जो सारे 90 विधानसभा में जाएंगे, देखिए कमियां और खामियां और अच्छाइयां ये जानना हर सरकार का फीडबैक लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जनता का जो मैंडेट हमें मिला है, आप देखिए चुनाव के बाद 68 से 71 जनता के आशीर्वाद से हम हुए हैं, और 22 से 22 से 19 ये हुए हैं। और एक और अहम बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि जनता के प्रति हमें जो रुख है, हमारे प्रति जो सरकार के काम का रुख है, वो इससे अच्छा जानने का मौका नहीं हो सकता। लेकिन सर, कुछ दिन पहले तो खबर आई थी कि जो आंतरिक सर्वे हुआ उसमें कई विधायकों का कामकाज से खुश नहीं है जनता। देखिए, अगर खुश नहीं है तो अभी 1.5 साल है, अभी उनकी कुछ समस्या हो सकती है, उनको दूर भी किया जा सकता है। और सीधा फीडबैक जो मुख्यमंत्री जी जाएंगे, सीधा फीडबैक लेंगे, और जो अधिकारी के साथ उनकी बात होगी, जो लापरवाह अधिकारी है उनको तत्काल वहां पर उन पे एक्शन लिया जाएगा। एमएलए को काम पे आकलन किया जाएगा। अगर किसी विधायक के प्रति जनता रुष्ट है तो उस उनकी वेदना को दूर करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाएगा। और अभी आपके चैनल में मैंने देखा बाइट जो चल रही थी कि इनके पास ना नीति है ना नेता है। छत्तीसगढ़ में इनकी प्रभारी ने कहा है हम किसी नेता पे आगे करके चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम विकास पे लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व जान गया है ये जो अभी दौरे होने जा रहे हैं सर, ये उस नाराजगी को दूर करने के लिए हैं, वहां पर संगठन को टाइट करने के लिए हैं, या औचक निरीक्षण करने के लिए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये पहली बार नहीं हो रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं की डिमांड पे राजीव भवन में कोरोना के पहले हर हफ्ते हर दिन कोई ना कोई मंत्री बैठता था, आम जनों से भी मिलते थे, हमारे कार्यकर्ताओं से भी मिलते थे। अगर उनको कोई तकलीफ होती थी तो सीधा डायरेक्ट बात होती थी, और सीधा उनकी जो समस्याएं होती थी उसको दूर करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। और ये पहली बार मुख्यमंत्री जी विधानसभा नहीं जा रहे हैं। सरगुजा हो, बस्तर के सुदूर जो गांव है जहां पर आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं पहुंचा था, वहां पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष लगातार दौरे करते हैं। आपको मैं बता दूं कि जिस पूरे कार्यकर्ता हमारे लगातार 365 24/7/365 वो भिड़े रहते हैं। तो एक कार्य योजना बना के हम काम कर रहे हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारा ये प्रयास निश्चित तौर पे ठीक। मैं एक न्यूट्रल पक्ष जान लेता हूं। आवेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जी। आवेश जी, दिल्ली में सक्रियता बढ़ गई है, बीजेपी नेता लगभग हर राज्य के संगठन के साथ वहां पर चर्चा हो रही है जहां जहां चुनाव हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के दौरे शुरू हो रहे हैं। दोनों ही पार्टियों को इस वक्त आप कहां देख रहे हैं? और बीजेपी के बारे में खासकर ये कहा जाता है कि आरएसएस भी बहुत अहम भूमिका निभाता है पिच तैयार करने के लिए, और वो भी सक्रिय हो गया है इस वक्त काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ के अंदर। तो क्या पा रहे हैं अभी 2023 में भी 1.5 साल के आसपास का वक्त है? जो सबसे बड़ी बात यह है पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ के प्रभारी जो सह संगठन मंत्री प्रकाश जी को जो रिपोर्ट दी है, वह रिपोर्ट में उन्होंने साफ कहा
जो हमारी जानकारी है उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि पार्टी के भीतर संगठन का काम ठीक से नहीं चल रहा। दूसरी बात उन्होंने कही है कि जिला स्तर पर तमाम जगहों पर जहां जहां मैं दौरा करके आई वहां पे काम संतोषजनक नहीं। तीसरी बात उन्होंने कही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पे है। आपको बताएं कि दरअसल छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस की पॉलिटिकल लेबोरेटरी है। यह बात मोदी भी जानते हैं, यह बात अमित शाह भी जानते हैं, यह बात जेपी नड्डा भी जानते हैं। 4 उपचुनाव में पराजय, उसके बाद नगरीय निकाय चुनावों में एक तरफा हार बीजेपी की, निसंदेह संगठन को, भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय संगठन है उसको चिंता में डालने वाला है। और ऐसा नहीं है कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अमित शाह से मिलने गए, नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए तो उन्होंने खैरागढ़ के चुनाव के बारे में नहीं बात की, जरूर बात की। उन्होंने संगठन की कमजोरी के बारे में भी बात की। अब यह भाजपा की जिम्मेदारी है, खासतौर से जो छत्तीसगढ़ के नेता है उसकी जिम्मेदारी है कि वह एकजुट होकर के किसी मुकाबले के लिए तैयार हो, क्योंकि यह नहीं भूला जाना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी अब इस वक्त देश में कहीं सर्वाधिक मजबूत नजर आती है तो वह छत्तीसगढ़ में नजर आती है। इस बात को कहने में कोई दो राय नहीं है। राजस्थान या फिर महाराष्ट्र में जहां उनकी गठबंधन की सरकार है या झारखंड में जो थोड़ी सी संख्या है उनको छोड़ दिया जाए, छत्तीसगढ़ रोल मॉडल की तरह है। और यह बात सच है कि भले वो सोनिया गांधी हो, भले राहुल गांधी हो, भले भूपेश बघेल हो और उनकी टीम हो, वह पूरा का पूरा जोर छत्तीसगढ़ में लगा रही है। एक बात और बताना चाहेंगे आपको लोकेंद्र जी कि छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री की टीम है अपनी भूपेश बघेल की, मैं तो देश के अलग अलग राज्यों में तो मैंने देखा है कांग्रेस पार्टी बीजेपी की राजनीति का जो अध्ययन किया है तो छत्तीसगढ़ में स्थिति एकदम अलग। यह बात बीजेपी के नेता पता नहीं क्यों नहीं समझ रहे कि जो उनकी टीम है भूपेश बघेल की वह बहुत ग्रास रूट पर बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करके चल रही है। तो 2023 की तैयारी ऐसे कर रही है जैसे चुनाव कल को होना, ये दिख रहा है। मैंने गया था अभी मुख्यमंत्री का दौरा, आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि दौरा करेंगे। मैंने देख रहा था बीच में कि जो दूसरे चरण का दौरा है उसमें 1 दिन का गैप है, मतलब वो सरगुजा से आ रहे हैं, उसके बाद 1-2 दिन के गैप पे फिर जा रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि कैसा आक्रामक प्रचार हो रहा है। अगर वो जिन विधानसभा सीटों में मुख्यमंत्री जाएंगे जनता से सीधे इंटरेक्शन होगा, जनता तो इसी बात से खुश हो जाएगी कि मुख्यमंत्री हमारे क्षेत्र में आ गए। गांवों में, जिन गांवों में भूपेश बघेल रात को विश्राम करेंगे या रुकेंगे, आप वो तो आने वाले वर्षों में उसकी कहानी लिखी जाएगी कि मुख्यमंत्री हमारे गांव में आए हुए और रात को रुके हुए थे। ऐसे होती है राजनीति। एक बार इंदिरा जी बस्तर गई थी, उसकी कहानी अब तक हम लोग पढ़ते आए। तो दरअसल यह समझने की बात है ये कि देखिए, पॉलिटिक्स सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं होती, पॉलिटिकल साइंस है, एक विज्ञान है। और इस विज्ञान में भाजपा को पता नहीं क्या हो गया है, 15 साल तक राज की है। अब तक बड़े आश्चर्य की बात है कि केंद्रीय संगठन और जो छत्तीसगढ़ का संगठन है, कहीं से कोई सिमेट्री दिखी नहीं रही है। अलग अलग दिशाओं में इतनी बटी हुई, इतनी निराश बीजेपी तो कभी नहीं दिखाई दी थी जितने छत्तीसगढ़ में दिखाई दी थी। इस निराशा को दूर करने का एकमात्र उपाय है कि पहले संगठन में फेरबदल हो। दूसरी बात, जो मांग है, बड़ी पुरानी मांग चली आ रही है कि आदिवासी नेता को मुख्यमंत्री बनाए। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा के जो मौजूदा जो अग्रिम पंक्ति के नेता है वो इसके लिए तैयार होंगे। केंद्र चाहता है, नड्डा चाहते हैं, राष्ट्रीय संगठन चाहता है कि किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री पद के तौर पे प्रस्तुत किया जाए। आपको क्या लगता है कि अगर राजीव जी से पूछिए कि अगर किसी आदिवासी को मुख्यमंत्री पद के लिए खड़ा करेंगे तो क्या बृजमोहन अग्रवाल जी तैयार होंगे, रमन सिंह तैयार होंगे? कदापि नहीं होगा। राजीव जी, क्लियरिटी तो करनी पड़ेगी इस संगठन के अंदर, क्योंकि कमजोरी तो है और वो एक के बाद एक चुनाव जिस तरीके से हार रहे हैं। अब उसको आप ये कह दीजिए नहीं सब चंगा सी, तो वो है नहीं तो इतनी कमजोर बीजेपी बहुत कम राज्यों में है, उनमें से छत्तीसगढ़ एक है। और आप ये खैरागढ़ में भी हमने देखा शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं,
केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, अगर इस तरीके से जरूरत पड़ेगी सर, तो स्थानीय लीडरशिप में क्लैरिटी नहीं है क्या चीजों को लेकर? विश्वास नहीं है? आएंगे भाई, क्यों नहीं? शिवराज सिंह जी क्यों नहीं आएंगे? अरे वो तो छत्तीसगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम कर चुके हैं, युवा मोर्चा का काम कर चुके हैं, तो कोई बाहर के तो नहीं है। बड़ा नहीं राजीव जी, वो बात ठीक है, आप बुलाइए, सबको बुलाइए, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो ठीक है, लेकिन एक कोई बड़ा प्रमुख चेहरा है इस वक्त छत्तीसगढ़ में, तो वो कौन है? नदियां बह जाएगी। राजीव जी देखिए, क्लियर बात करते हैं ना सर। अभी आपकी लीडरशिप किसके अंडर में चल रही है? हमारी लीडरशिप विष्णुदेव साई जी के अंडर में चल रही है, हमारी लीडरशिप डॉक्टर रमन सिंह के अंडर में चल रही है, ब्रजमोहन जी के अंडर में चल रही है। जो संगठन बना हुआ, नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं, उनके नेतृत्व में चल रहा है। और जो भी आपको लगता है कि कुछ कमजोर है कि कुछ, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल संगठन दुरुस्त चल रहा है। संगठन की बैठकें हो रही है, मंडल वाइज बैठक हो रहा है, हमारा जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम है, प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, सारा चीज चल रहा है। अब ऐसा है कि आप लोगों को रमन सिंह चेहरा होंगे सीएम के, रमन सिंह चेहरा होंगे, चेहरे की कोई बात नहीं। तो देखिए, वो चेहरे पर क्यों बोलने से आप लोग कतराते हैं? हम आपको क्यों बताएंगे, हमारी स्ट्रेटेजी है है ना। और लेकिन भूपेश बघेल जी को जन आक्रोश का मैं आपको बता दूं, देखिए 15 साल कोई मुख्यमंत्री रहा और आप ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है आज की तारीख में कि हाँ वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं हमारे, तो ये तो स्थिति है ना इस वक्त बीजेपी की। नहीं, उत्तर प्रदेश कोई किसी भी राज्य में स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर रमन सिंह बीजेपी जीत भी जाए तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। खट्टर जी बनेंगे, खट्टर जी को बनाया गया। क्या इसके पहले 2014 उत्तर प्रदेश में योगी जी के पहले कोई तय था क्या? देखिए, राजनीति में कोई, जैसे आप कह रहे थे अवैध जी की, विज्ञान वो समय भी अलग था ना सर, वो समय अलग था राजीव जी, देश काल वो एक अलग लहर थी भारतीय जनता पार्टी हिसाब से तय होगी, है ना। और भारतीय जनता पार्टी बहुत 2000 थोड़ा सा 3 में ले चलता हूं आपको, हमारे 12 विधायक स्प्लिट करके कांग्रेस में चले गए थे। कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े पत्रकार कहते थे भारतीय जनता पार्टी गई, छत्तीसगढ़ में आधार अस्तित्व समाप्त हो गया। हमारी सरकार बन गई 2003 में अजीत जोगी जी को हराकर। कोई वो कहते थे कि ना भूतो ना भविष्यति। अजीत जी, ज्योति बसु का रिकॉर्ड तोड़ेंगे अजीत जोगी जी। आज उनका जन्मदिन है, उनको नमन करता हूँ। तो माफ करिएगा, आप लोग भी बड़ा एक आवरण कर रहे हैं कि भूपेश बघेल जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अरे आपको बैठाया हुआ है ना सर, आप अपना आवरण कीजिए। जो आदमी जन आक्रोश से डर कर, आपकी भाषा बहुत गड़बड़ है। आपको राजीव जी, आपको इसीलिए बिठाते हैं ना सर, अगर यहाँ पर हर पक्ष का आदमी बैठा हुआ है राजीव जी, कांग्रेस के ऐसी भाषा ना बोलिए राजीव जी, अगर हर पक्ष का आदमी बैठा है तो आप अपनी बात, दूसरा कोई बोलता है तो सर आपको आपके पक्ष में बोले तो ठीक है, किसी और के पक्ष में बोल दे तो सर आप सवाल उठाएं। नहीं, मैंने ऐसे नहीं कहा। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा आवरण बना रहे हैं कि भूपेश बघेल जी बहुत बड़ा आवरण है, ऐसा कुछ तो वो किसी के भी विचार हो सकते हैं सर, वो आप अपने विचार रखिए। अभी जो उन्होंने, लोकेन जी एक बात मैं कह लेता हूँ, अभी जो कह रहे थे भूपेश बघेल जी कि राजधानी और किसी भी जिले में कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा, उसके लिए 110 पेज का एफिडेविट लिखकर जिलाधीश को देना पड़ेगा अलग अलग जिलों में। तो ये तो दिख रहा है भूपेश बघेल जी डर गए हैं, लोकतंत्र में डर गए हैं। तो आप पहले आवेदन तो दीजिए सर। अरे अभी तो आपने आवेदन नहीं दिया, एक बार आवेदन तो दे लीजिए। बिना आवेदन के करेंगे धरना प्रदर्शन? नहीं, हम बिना आवेदन के धरना प्रदर्शन करेंगे। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? अमित जी बोलिए। जी, है ना। और वो तो दिख रहा है कांग्रेस पार्टी कितनी डरी हुई है जन आक्रोश से। 1 मिनट, अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, बहुत देर से मैं राजू भाई की तकरीर सुन रहा था। 30 सेकंड है सर, जल्दी से बात खत्म कीजिएगा, समय नहीं है। ठीक जी बिल्कुल। देखिए, कहां इस दौर में शॉर्ट में बोल देता हूं, कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादानो साहब गैर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। लगातार हम बात कर रहे थे राजू जी, वे बता नहीं पाए कि 2023 में रमन सिंह जी चेहरा होंगे कि नहीं, इनकी प्रभारी चलिए सर, समय नहीं है। शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन मंथन तो चल रहा है दोनों तरफ, और 2023 में क्या स्थिति बनती है देखने वाली बात होगी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी है।